हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप और उसमें हमने राजस्थान के जो 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को, उसमें से 2 प्रदेश हमने पढ़ लिए हैं। पहला तो मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अरावली प्रदेश, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा पढ़ेंगे, पूर्वी मैदानी भाग। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। यदि आपको वो दोनों भाग पढ़ने हैं तो उन दोनों भागों को आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी हुई है राजस्थान का भूगोल के नाम से, उसमें जा कर के पढ़ सकते हैं। और भी राजस्थान के भूगोल से संबंधित वीडियो स्टार्टिंग से हमने डाली हुई है, लगभग 8 वीडियो आ चुकी है, 7-8 वीडियो आ चुकी हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है। उन सब का लिंक आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर सारी वीडियो हैं, वो वॉच कर सकते हैं आप। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो ये अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी लेवल 1 व लेवल 2 दोनों में से किसी की भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। और यदि आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने पूर्वी मैदानी भाग और पठारी प्रदेश, दोनों दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये जो तीसरा और चौथा भाग हैं, ये 2 खंड जो अलग अलग बांटे गए 4 भागों में से 2 भाग हमने पहले पढ़ लिए, बाकी 2 भाग इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्वी मैदानी भाग। तो हमने ये बताया था कि जो 4 भागों में से 33 सागर से एक तो इस पूर्वी मैदानी भाग की और एक मरुस्थलीय प्रदेश, इन दोनों की उत्पत्ति बताई गई है कि 33 सागर से हुई है। और अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, इन दोनों की उत्पत्ति जो है वो गोंडवाना लैंड से मानी गई है। वैसे देखी जाए तो पूर्वी मैदानी भाग की जो उत्पत्ति हुई है वो गंगा और यमुना नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा हुई है। यानी गंगा यमुना नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई थी उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई, यदि काल की बात करें तो निजोइक महाकल्प के प्लिस्टोसिन काल में इसकी उत्पत्ति मानी गई है। प्लिस्टोसिन काल में इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अगर हम इस पूर्वी मैदानी भाग के क्षेत्रफल की बात करें तो इस पूर्वी मैदानी भाग का 23 मतलब राजस्थान का 23% हिस्सा जो है वो इस पूर्वी मैदानी भाग के पास है। यानी कि यूँ कहें कि पूर्वी मैदानी भाग का प्रतिशत यदि देखा जाए तो 23% है। और इस 23% भाग में 39% जनसंख्या निवास करती है। अगर यहाँ पे जन घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जन घनत्व जो है इसी क्षेत्र में है। देखिए हमने यहाँ पे चारों भागों के क्षेत्रफल और उनकी चारों भागों की जनसंख्या के बारे में बात की थी। एक बार वापस मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ उस चीज़ को। सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल है 9%। और पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्रफल है 23%। और जो चौथा बच गया दक्षिण पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश, उसका जो भाग है वो है 6.89%। ये तो है जनसंख्या का। अगर हम ये तो है क्षेत्रफल का। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या जो है 40% वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करती है। 10% जनसंख्या अरावली प्रदेश में निवास करती है। 39% जनसंख्या जो है वो पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है। और 11% जनसंख्या जो है हाड़ौती क्षेत्र यानी कि दक्षिणी पठारी भाग में निवास करती है। अगर न्यूनतम जन घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो है मरुस्थलीय प्रदेश में, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व है हमारा इसी भाग में, यानी कि पूर्वी मैदानी भाग में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि पूर्वी मैदानी भाग का जो ढलान है वो किस दिशा में है। तो पूर्व दिशा में इस क्षेत्र का ढलान है। ढलान हमेशा नदियों की दिशा के आधार पर ही देखा जाता है। यदि हम मैदानी भाग की जलवायु की बात करें तो यहाँ पे आर्द्र जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? आर्द्र जलवायु है। देखिए मरुस्थल प्रदेश में हमने कहा था कि शुष्क जलवायु है। अरावली प्रदेश में हमने कहा था कि उपाद्र जलवायु है। और यहाँ पे पूर्वी मैदानी भाग में जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? आर्द्र जलवायु है। और जो चौथा भाग होगा उसमें भी पठारी प्रदेश में भी आर्द्र जलवायु होगी। वर्षा की बात करें तो वर्षा है 50 से 80 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी है? 50 से 80 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इस जलोढ़ को ही अल्फीसोल्स भी कहते हैं। इसके अलावा इस यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है, क्योंकि मैदानी भाग है
तो कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ये जो पूर्वी मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को भी दो भागों में बांटा, एक तो पूर्वी भाग और एक दक्षिणी भाग। पूर्वी भाग है मालपुरा करौली का भाग, और दक्षिण भाग जो है वो है हमारा मेवाड़ का मैदान। अब देखिए इस भाग में जिले कौन कौन से आते हैं। यदि हम जिलों की बात करें तो जिलों में आते हैं यहाँ पे भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये सारे जिले इस पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो लगभग ये सारे जिले इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मालपुरा करौली की अगर बात करें तो इसमें ये ऊपर के जो जिले रह जाते हैं, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, ये तो आ जाते हैं मालपुरा करौली के मैदान में। और नीचे के जितने भी जिले रह जाते हैं जैसे कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सारे जो है वो मेवाड़ के मैदान में आ जाते हैं। और यहाँ पे मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की बात करी गई है, तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है जिनको यहाँ पे बताया गया है। एक तो बताया गया है भाबर। तो भाबर कौन सी मिट्टी होती है? नदियों के द्वारा लाई गई बड़े कंकर युक्त मृदा को भाबर कहते हैं। यानी कि जो नदियां, अब चूंकि इस मैदान में नदियां काफी हैं, तो नदियों के द्वारा लाई गई ही मिट्टी से मैदान बना हुआ है। तो यहाँ पर नदियों के द्वारा जो बड़े कंकर युक्त जो मिट्टी लाई गई है उस मिट्टी को भाबर कहते हैं। एक होती है तराई। तो नदियों द्वारा लाई गई दलदली मृदा को तराई कहते हैं। एक होती है बांगर। तो प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। यानी कि प्राचीन समय में जब नदियां बहती थी तो उस समय जो मिट्टी लाई जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल वहां पे नदियां नहीं बहती हैं, तो वो जो मृदा हुई प्राचीन समय की, तो वो बांगर मृदा कही। और इसके बाद एक आता है खादर। तो खादर है नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। यानी कि नई जो जहाँ पर अभी भी नदियां बह रही हैं और उस स्थान पर जो मिट्टी उन नदियों के साथ आती है जलोढ़ मिट्टी, उसको खादर कहते हैं। देखिए जो कि पूर्वी मैदानी भाग है ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि जो पूर्वी मैदानी भाग इस प्रकार का मैदान है जहाँ पर पहले खूब सारी नदियाँ बहती थी, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ नदियाँ नहीं बहती हैं। जैसे कि घगर का मैदान, कंप्लीट शेखावाटी क्षेत्र अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो इसी प्रकार का है। यानी कि जहाँ पर प्राचीन काल में नदियाँ बहती थी, लेकिन अब कोई भी नदी नहीं बहती है। और जो उस समय जो लाई गई मृदा थी जो कि उपजाऊ हुआ करती थी, धीरे धीरे वो अब उपजाऊ नहीं रही है, तो वो मृदा बांगर कहलाती है। और वो जो जमीन है, वो जो धरती है, वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र बांगर कहलाता है, बांगर क्षेत्र कहलाता है। और शेखावाटी क्षेत्र जो है वो बांगर के लिए प्रसिद्ध है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा के रूप में इसको जाना जाता है। अब देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र 4 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि यहाँ अलग अलग नदियों द्वारा बनाया गया क्षेत्र जो है वो अलग अलग है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसलिए इसको 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? उन 4 भागों में सबसे पहले है चंबल बेसिन, फिर है बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और छप्पन बेसिन। इन चारों भागों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और छप्पन बेसिन यानी कि माही बेसिन। छप्पन बेसिन, माही बेसिन एक ही है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चंबल बेसिन को। तो देखिए चंबल बेसिन जो है, चंबल का क्षेत्र आप सब जानते हैं। चंबल नदी जो जिस स्थान पर बहती है तो वहाँ अपर्दन के कारण, मिट्टी के कटाव के कारण बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। उन गड्ढों को बीहड़ कहते हैं। एक शब्द आता है बीहड़। तो बीहड़ क्या है? चंबल नदी में अवनालिका अपर्दन से निर्मित कंदराओं युक्त क्षेत्र बीहड़ कहलाता है। और बीहड़ क्षेत्र घने जंगलों का विकास होता है। देखिए चंबल नदी के किनारे किनारे पर नदी के बहाव के कारण मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है और उस वजह से वहां पर बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं और काफी बड़े बड़े खड्डे, कंदराएं यानी कि गुफा के टाइप का हो जाता है। और उस जगहों पर काफी जंगल हो जाते हैं और
आपने खूब सुना होगा कि चंबल के बीहड़ों में डाकुओं की बातें आपने खूब सारी सुनी होंगी। तो ये जो बीहड़ है, ये चंबल बीहड़, सर्वाधिक जो बीहड़ क्षेत्र बनाती है वो चंबल नदी बनाती है। विश्व में सर्वाधिक बीहड़ के लिए चंबल नदी जानी जाती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ जो है वो, या तो मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो धौलपुर और एक सवाई माधोपुर। कहीं किसी जगह पर हमको धौलपुर मिलता है तो किसी जगह पर हमको सवाई माधोपुर भी मिलता है। यदि आपके परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में स्थित है, तो आपको दोनों में से या तो कोई एक ऑप्शन मिलेगा, सवाई माधोपुर मिले या धौलपुर मिले, तो दोनों में से यदि एक मिलता है तो उसको टिक कर देना है, और यदि दोनों ही मिलते हैं तो फिर समझ लेना कि ये प्रश्न जो है वो विवादित प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद करौली जिले को बीहड़ की रानी कहा जाता है। करौली जिले को बीहड़ की रानी कहा जाता है। और बीहड़ युक्त क्षेत्र डांग प्रदेश कहलाता है। यानी कि जो बीहड़, जिस क्षेत्र में बीहड़ बने हुए होते हैं, जो कंदराएं बनी हुई होती हैं, जो खड्डे बने हुए होते हैं बड़े बड़े, उस क्षेत्र को डांग प्रदेश कहा जाता है। डांग प्रदेश में राजस्थान के 3 जिले शामिल हैं, एक तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन तीनों जिलों को मिला करके डांग प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीहड़ की मात्रा अधिक होती है। राजस्थान में सर्वाधिक खादर का विस्तार चंबल बेसिन में होता है। खादर क्या बताया था कि ऐसी जगह, खादर वो होती है नई जलोढ़ मृदा जो होती है, यानी कि जहां पर वर्तमान में नदियां बहती हैं और नदियों के साथ उपजाऊ मिट्टी बहा करके लाई जाती है, नई जलोढ़ मिट्टी बहा करके लाई जाती है, उस क्षेत्र, उस मिट्टी को खादर कहते हैं और उस जगह को खादर क्षेत्र कहते हैं। तो जहां पर अभी भी फिलहाल में भी नदियां बहती हैं, तो सबसे ज्यादा खादर का विस्तार कहाँ पर है? चंबल बेसिन में ही है। उसके बाद हम बात, एक शब्द और आता है बीड़। बीहड़ के साथ साथ एक शब्द आता है बीड़। तो बीड़ क्या होता है? बीड़ होता है शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाले घास के मैदान। बीहड़ तो कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि मोस्टली चंबल नदी के कारण जो मृदा का अपरदन होता है उससे बनते हैं, वो तो बीहड़ हुए। और बीड़, अगर केवल बीड़ की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली पाए जाने वाले घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखने की हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर पे बात करते हैं बनास बेसिन की। बनास बेसिन, बनास नदी के बहाव क्षेत्र को, बनास नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बनास बेसिन कहते हैं। और जो ये बनास नदी है ये खमनोर की पहाड़ियों जो कि राजसमंद से है निकल करके रामेश्वर, सवाई माधोपुर में चंबल नदी मिल जाती है। यानी कि जो बनास नदी है ये चंबल की एक सहायक नदी है। ये खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से ये निकलती है और निकल करके चंबल नदी में मिल जाती है। और जो इसके आसपास का क्षेत्र होता है वो बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। एक है पिंडमांड का मैदान। पिंडमांड का मैदान ये क्या है? देखिए, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक बनास का मैदान जो पिंडमांड का मैदान कहलाता है। यानी कि राजसमंद से भीलवाड़ा तक का जो मैदान है, जो बनास के द्वारा बनाया गया मैदान है, उसी को ही पिंडमांड का मैदान कहते हैं। और खेराड़ क्षेत्र, झाजपुरा भीलवाड़ा से टोंक तक का क्षेत्र खेराड़ क्षेत्र कहलाता है। यानी कि इस बनास बेसिन के ही मैदान जो है उसी को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक तो राजसमंद से भीलवाड़ा तक का और दूसरा भीलवाड़ा से टोंक तक का। तो राजसमंद से भीलवाड़ा तक का तो पिंडमांड का मैदान कहलाया, और भीलवाड़ा से लेकर के टोंक तक का मैदान जो है वो खेराड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा है बाणगंगा बेसिन। तीसरा है बाणगंगा बेसिन, जो कि बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र में जो मैदान पड़ता है उसको कहते हैं बाणगंगा बेसिन। अब बाणगंगा नदी कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो बाणगंगा नदी बैराठ की पहाड़ियां, जयपुर बैराठ से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो वो कंप्लीट जो क्षेत्र बनाती है वो बाणगंगा बेसिन कहलाता है। अब जयपुर से भरतपुर तक बाणगंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र रोही मैदान कहलाता है। जो बाणगंगा नदी जो है, जो जयपुर से लेकर के जयपुर में बैराठ की पहाड़ियों से जो निकलती है और वो जाकर के यमुना नदी में मिलती है, तो जयपुर से भरतपुर तक, जयपुर से लेकर के भरतपुर तक बाणगंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है, उसको रोही का मैदान कहते हैं और इसे ही रोही दोआब के नाम से भी जाना जाता है। रोही दोआब क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है माही बेसिन, चौथा। 3 हमने पढ़ लिए हैं।
एक तो चंबल बेसिन पढ़ा, फिर हमने बनास बेसिन पढ़ा और फिर बाणगंगा बेसिन। अब चौथा है माही बेसिन। माही बेसिन, और इसी माही बेसिन को ही छप्पन बेसिन भी कहते हैं। प्राचीन काल में माही बेसिन को पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। माही बेसिन को किस नाम से भी जाना जाता था? पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पर हम एक शब्द पढ़ेंगे, बागड़। तो बागड़, देखिए बागड़ पढ़ सकते, बागड़ प्रदेश भी कह सकते हैं इसको। मतलब माही बेसिन के जो नाम है, व्याघ्रधारा, लाट प्रदेश, पाताल प्रदेश, पुष्प प्रदेश, गुप्त प्रदेश, या छप्पन का मैदान, या छप्पन बेसिन, इन सभी नामों से इसको जाना जा सकता है। वापस से मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। माही बेसिन, छप्पन बेसिन। जो ये माही बेसिन, छप्पन बेसिन है, ये नाम काफ़ी प्रचलित है। इन्हीं के और नाम जो है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि अब नए तरीके से प्रश्न बनेंगे तो कुछ नई चीज़ें उसके अंदर जुड़ेंगी। तो ये जो नाम है, इन्हीं के अन्य नाम जो है वो क्या क्या है? एक तो व्याघ्र घाट, लाट प्रदेश, पाताल प्रदेश, पुष्प प्रदेश, गुप्त प्रदेश, ये इसके क्या है? अन्य नाम है। या छप्पन का मैदान, या फिर बागड़ बागड़ क्षेत्र। देखिए प्राचीन काल में माही बेसिन को पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये काफी प्रचलित प्रश्न हो चुका है। छप्पन का मैदान क्या है? छप्पन का मैदान बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 गांवों या नदी नालों का क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। एक शब्द और आएगा, काठल। काठल क्या है? माही नदी के तटवर्ती मैदान को काठल क्षेत्र कहते हैं। माही नदी के तटवर्ती मैदान को काठल क्षेत्र कहते हैं। फिर उसके बाद बागड़, तो बागड़ क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है वो बागड़ कहलाता है। एक शब्द और भी है, ये चूंकि हमने पहले जब भौगोलिक शब्दावली पढ़ी थी उसमें हमने सब पढ़ लिए थे, लेकिन वापस से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ मैं। तोरावाटी एक शब्द आता है। तो तोरावाटी क्या है? तोरावाटी जो कांतली नदी है, शेखावाटी क्षेत्र में जो कांतली नदी है, उस कांतली नदी के बेसिन को ही तोरावाटी कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, 4th नंबर। हमारा जो राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसी को ही हाड़ौती का पठार यानी कि हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जा सकता है। तो वापस से हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखियों के द्वारा, गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखियों के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका काल की अगर बात करें तो मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में, कौन से काल में? क्रिटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले भी इसके क्षेत्रफल की बात हो चुकी है, वापस से अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है या भौतिक प्रदेश है। सबसे कम क्षेत्रफल इसका है। जनसंख्या की बात करें तो इसमें 11, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। चूंकि पठारी प्रदेश है तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर है। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर है। वर्षा की बात करें तो वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा पाई जाती है। इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो मोस्टली तो हाड़ौती क्षेत्र शामिल है, जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। 4 जिले तो हो गए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। उसके अलावा कुछ क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ का भी है। इसी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती प्रदेश, लावा या मालवा का पठार के नाम से भी जाना जा सकता है। इस क्षेत्र में बाह्य आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। इसमें किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है? आग्नेय और बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। और इस बेसाल्ट चट्टानों यानी कि चट्टान और इसकी मृदा में बेसाल्ट की मात्रा की अधिकता के कारण ही यहाँ की जो मृदा है वो काली मृदा है। यहाँ की प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? काली है। और काली को वर्टिसोल्स के नाम से भी वर्टिसोल्स, काली मृदा को वर्टिसोल्स कहते हैं। यह मिट्टी कपास और सोयाबीन की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि कपास के लिए और सोयाबीन के लिए क्या चाहिए? काली मृदा चाहिए। और सोयाबीन या फिर दालें जो होती हैं उनके लिए काफ़ी अधिक, उनकी जड़ों में
नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, तो इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। जल द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन इसी क्षेत्र में होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, और जितनी नदियाँ अधिक होंगी तो वहाँ पर भी मिट्टी का कटाव उतना ही अधिक होगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ हाड़ौती क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो विंध्यन कगार क्षेत्र और दूसरा है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार और विंध्यन कगार क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले विंध्यन कगार क्षेत्र की, तो राजस्थान में महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बूंदी और सवाई माधोपुर या विंध्यन कगार क्षेत्र में स्थित है। विंध्यन कगार क्षेत्र 3 भागों में वर्गीकृत है। एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, देखिए मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां अर्धचंद्राकार हैं। तो एक तो इसमें हो गया, अगर 3 भागों में इसको बांटा तो इसमें सबसे पहले तो हो गया ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, जो कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, जो कि कोटा और झालावाड़ में स्थित है। बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी की पहाड़ियां कहलाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सतूर है। सतूर है, जिसकी ऊंचाई 353 मीटर है। इस अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में हमने सबसे पहले तो बूंदी की पहाड़ियों की बात करी, जो कि बूंदी में पाई जाती हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी सतूर है 353 मीटर। दूसरी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, जो कि कोटा और झालावाड़ में पाई जाती हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी चांदमाड़ी है, जो कि 517 मीटर है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है, मुकुंदरा नेशनल पार्क। उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ियां, ये 12 में स्थित है। इस क्षेत्र को भारत का पहला जियो हेरिटेज स्थल के रूप में इस क्षेत्र को शामिल किया गया था। भारत का ये पहला जियो हेरिटेज स्थल है रामगढ़ की पहाड़ियां, और ये कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ 12 में स्थित है। उसके बाद कुंडला की पहाड़ियां, ये कोटा में स्थित है, कुंडला की पहाड़ियां। तो सबसे पहला तो क्या हो गया हमारा, सबसे पहला हो गया अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। दूसरा है नदी निर्मित मैदान, नदियों के द्वारा निर्मित मैदान। इस क्षेत्र में काली सिंध, परवन, पार्वती और आहू द्वारा निर्मित क्षेत्र नदी निर्मित मैदान की श्रेणी में आता है। यानी कि ये जो नदियां हैं, काली सिंध नदी, परवन नदी, पार्वती नदी और आहू नदी, ये जो नदियां, इनके द्वारा जो निर्मित मैदान है वो नदी निर्मित मैदान की श्रेणी में आता है। उसके बाद तीसरा है शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में सामान्य भूमि से 450 मीटर उच्च क्षेत्र, जो कि पूर्वी बारा में स्थित है, इसे शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र यानी कि बारा का पूर्वी मैदान, यूं कह सकते हैं हम इसको। और इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 450 मीटर, भूमि से सामान्य भूमि से 450 मीटर ऊंचा है, इसलिए इसको उच्च भूमि क्षेत्र के नाम से जाना गया। अब दूसरा इसका है दक्कन का पठार। पहला था विंध्यन कगार और दूसरा है दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार को भी 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 भाग? एक तो डग गंगधर प्रदेश, डग गंगधर प्रदेश, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम भाग को डग गंगधर प्रदेश कहा जाता है। झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम प्रदेश को डग गंगधर प्रदेश कहते हैं। दूसरा झालावाड़ का पठार। डग गंगधर प्रदेश के बाद झालावाड़ का शेष भाग झालावाड़ का पठार कहलाता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से यदि हमने इसको बांटा है 2 भागों में, एक तो विंध्यन कगार क्षेत्र और दूसरा दक्कन का पठार। यदि इसके हिसाब से ना देख करके डायरेक्ट अगर हम यूं कह देते कि भाई प्रायद्वीपीय पठार, हाँ एक चीज और यहाँ पे कि ये जो दक्षिण पूर्वी पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और यदि इसको डायरेक्ट 3 भागों में बांटते तो 3 भाग हो जाते। एक तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो हमने यहाँ मुकुंदरा हिल्स के नाम से पढ़ी हैं, झालावाड़ में स्थित, और दूसरा हम पढ़ रहे थे यहाँ पे डग गंगधर प्रदेश, और तीसरा एक मिनट, ये डग गंगधर प्रदेश, और तीसरा यहाँ पे हमने शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। इस 3 भागों में भी इसको बांट सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स में केवल ये 3 भाग भी दिए हुए हैं, हमने इसको सभी तरीके से इसको वर्गीकृत कर दिया गया। अब उसके बाद कुछ प्रमुख पठार हैं। वैसे तो ये पढ़ लिए हमने पहले, लेकिन वापस एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, तो वापस से हम देख लेते हैं कि राजस्थान के प्रमुख पठारों में सबसे पहला आता है उड़िया का पठार, जो कि सिरोही में स्थित है।
जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। प्रश्न पूछा जा सकता है पठारों में भी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है और ये सिरोही में स्थित है और सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा है आबू का पठार। दूसरा जो पठार है वो है आबू का पठार, जो कि दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया के पठार के बाद पहला सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। उसके बाद तीसरा आता है भोराट का पठार। पढ़े हुए हैं सभी हमने। भोराट का पठार जो है वो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का पठार है, इसको भोराट का पठार कहते हैं। ये तीसरा सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। उड़िया और आबू के बाद तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का जो क्षेत्र है उसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का ऊपरमाल। उसके बाद आता है भोमट का पठार। तो उदयपुर डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के बीच के पठारी क्षेत्र को भोमट का पठार कहते हैं। भोमट का पठार कौन सा है? उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का पठारी क्षेत्र भोमट का पठार। उसके बाद आता है मेसा का पठार। तो मेसा का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इस पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो कि चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा है कहीं तो लसाड़िया लिखा मिलता है और कहीं लासोड़िया लिखा मिलता है, तो यहाँ पे दोनों एक ही बात है, लसोड़िया का पठार या लासोड़िया का पठार। तो ये उदयपुर में स्थित है और ये सबसे ज्यादा कटाफटा पठार है, जो कि जयसमंद झील के बिल्कुल पास में है। सबसे ज्यादा, हाँ, यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कटाफटा पठार कौन सा है, तो वो लसाड़िया का पठार है, ध्यान रखना। तो ये थे हमारे प्रमुख पठार और इसी के साथ हमारा राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण था वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी राजस्थान की जलवायु। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल पर विजिट करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।